नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी ऋणानुबंध। तो आइए सुनते हैं कहानी। किल्लोल की मखमली पृष्ठभूमि में किस मधुर प्रेमालाप की प्रतीक्षा करती हुई मैं हथेलियों से घास को सहला रही थी कि सुना, प्रतिमा। क्षण भर को जैसे हृदय धड़कना ही भूल गया। प्रतिमा, भाई कितने हैं तुम्हारे? सारी इंद्रधनुषी कल्पनाएं क्षण भर को जैसे सहम कर रह गईं। पर इसी प्रश्न को सूत्र रूप में जानकर मैंने हौले से कहा, 3 हैं। 3 कौन कौन से हैं? प्रवीण और प्रसाद को तो देखा है, तीसरा प्रदीप है इन दोनों के बीच का। उसे तो देखा नहीं कभी। यहाँ नहीं रहता क्या? वह वह नर्सिंग होम में है। नर्सिंग होम में? क्यों, बीमार है क्या? कुछ देर चुप रही मैं, फिर धीरे से कहा, बीमार तो नहीं है, मेरा मतलब है वह शुरू से ही ऐसा है। कैसा? मेरा मतलब है विकलांग है, उठ बैठ नहीं सकता। अरे, क्या पोलियो हो गया था? कहा ना, शुरू से ही ऐसा है, बोलता भी नहीं है। मेंटली ठीक है? मैंने नकारार्थक सिर हिला दिया। मुझे अब खीज हो रही थी। तुम्हारी फैमिली में और भी ऐसा केस है कोई? नहीं। लेकिन आप यह सब क्यों पूछ रहे हैं? मैंने चिढ़कर कहा। इसलिए कि मैं डॉक्टर हूं, उन्होंने सपाट स्वर में उत्तर दिया। लेकिन सवाल तो आप वकीलों के से कर रहे हैं। हाँ, मैं अपनी शंकाओं का समाधान चाहता हूं। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। लेकिन इन सारी शंकाओं की तो अब गुंजाइश ही नहीं रही। आपको चाहिए था सारी बातें पहले ही पूछ लेते। लेकिन पहले पता जो नहीं था कि तुम्हारा एक भाई और है। अब तो पता लग गया ना? मैंने कहा और उठकर खड़ी हो गई। रोष से मेरा सारा बदन कांप रहा था। किल्लोल पार्क की उस घूरती हुई भीड़ के बीच उन्हें भौचक अकेला छोड़कर मैं बाहर चली आई। एक स्कूटर रिक्शा रोका और सीधे घर को चल दी। अरे, डॉक्टर साहब नहीं आए? रिक्शा की आवाज सुनकर प्रसाद फाटक के बाहर आ गया था। तुम अकेली ही लौटी हो दीदी? क्यों, मैं अकेली आ नहीं सकती क्या? मैंने तुनक कर कहा और सीधी चलकर कमरे में पहुंची। अपने कमरे का एकांत पाते ही मेरा सारा आवेश ठंडा पड़ गया। मैंने पर्स एक ओर फेंका और पलंग पर निढाल होकर पड़ गई। पम्मी, ओ पम्मी! चाची ना बुलाती तो पता नहीं मैं कितनी देर यूं अंधेरे में मुंह छिपाए पड़ी रहती। मनोज कब आने को कह गए हैं? उन्होंने कमरे का स्विच ऑन करते हुए पूछा। मुझे क्या मालूम, मैं कोई उनकी पीए हूं? तू उनकी कौन है सो तो हमें मालूम है। मेरे कसैले स्वर को अनसुना करते हुए उन्होंने मेरे सिर पर एक हल्की चपत लगाते हुए कहा, लेकिन अब यह बता कि इस घर का टाइम टेबल उन्हें समझा दिया कि नहीं? तेरे पापा आधा घंटा से घर सिर पर उठाए हुए हैं। घड़ी में देखा 8:30 हो रहे थे और पापा को अगर 8 बजे खाना लगा ना मिले तो बस प्रलय हो जाता है। पापा को खिला दो आप लोग। वाह, खिला कैसे दें? जमाई पहली बार खाने पर आ रहा है, तो फिर जो मर्जी आए करो, मैंने कहा और मुंह फेर कर लेट गई। क्या कह रही है? अम्मा पीछे पीछे कमरे में आ गई थीं और चाची से पूछ रही थीं। कुछ भी तो ढंग से बता नहीं रही वह। क्या पता क्या बात हो गई। आई है जब से यहीं अंधेरे में लेटी है। मैंने आकर बत्ती जलाई है, चाची ने बतलाया। लड़ाई तो नहीं कर आई भगवान? अम्मा बोली, इसी से मैं मना कर रही थी कि घूमने घामने मत भेजो। इतना बड़ा घर था, यहीं कहीं बैठकर बोल बतिया लेते। लेकिन जीजी, पहले खाने का इंतजाम देखो, चाची ने कहा और अम्मा को खींचकर बाहर ले गईं। ड्राइंग रूम से पापा की गरजती आवाज सुनाई दे रही थी। प्रवीण कहाँ है? उससे कहो उनके फूफा जी के बंगले पर फोन करे। इट इज ऑल नॉनसेंस। वक्त की तो इन छोकरों को कोई कीमत ही नहीं है। सुनो भाई, मैं साफ कह देता हूं, आज पहला दिन था इसीलिए जब्त कर गया। आगे से यह जंजाल मुझसे नहीं होगा। मेरा सारा प्रोग्राम अपसेट हो गया। यह आखिरी वार्निंग अम्मा के लिए थी, जो ढेर के ढेर पकवान बनाकर प्रतीक्षा में बैठी थी। मनोज को खाने पर बुलाने का प्रस्ताव उनका ही था, इसीलिए पापा का गुस्सा भी उन्हीं पर उतर रहा था। पापा, वे तो शाम की बस से नागपुर लौट गए, भाई ने आकर सूचना दी।
नागपुर लौट गए? एटलीस्ट ही शुड हैव द कटसी। हम लोगों को खबर तो कर सकता था कम से कम। पापा का पारा चढ़ने लगा था। कोई काम आ गया होगा, अम्मा ने अपने सहज शांत स्वर में कहा, और डाइनिंग टेबल पर बर्तनों की खनखनाहट सुनाई देने लगी। पापा का गुस्सा कम करने का यही एक तरीका था। पम्मी, चल खाना खा ले। चाची ने आकर मुझे झकझोरा। मुझे भूख नहीं है। भूख तो तुझे काहे की होगी, लेकिन दही बड़े बनाए हैं, चल थोड़ा सा चख ले, उन्होंने मुझे गुदगुदाते हुए कहा। प्लीज चाची, बोर मत करो, मैंने जरा सख्त स्वर में कहा तो उन्होंने एकदम हाथ हटा लिए और कमरे से बाहर जाते हुए जरा नाराजी से बोली, खाना ना खाए तो तेरी मर्जी है, पर वीणा की साड़ी तो उतार दे, एक ही दिन में कल्याण करके रख देगी तू। एक झटके के साथ उठ खड़ी हुई मैं। सचमुच मुझे तो होश ही नहीं था कि मैं वीणा की बिल्कुल नई साड़ी पहने हुए हूँ। अंगूरी रंग की वूली पर उसने स्वयं अपने हाथों से कढ़ाई की थी। एक एक नमूना पूरा करते हुए उसे 4-4 दिन लग गए थे। दोपहर में इतने उत्साह से लेकर आई थी वह इसे। आज आप ही इस साड़ी का उद्घाटन कीजिए दीदी, जीजा जी देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। वाह रे जीजा जी, ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर एक एक पिन निकालती हुई मैं सोच रही थी। कितनी उमंग से तैयार किया था उसने मुझे। पता नहीं कितने रोल्स वाला जूड़ा बना दिया था कि खोलते हुए मेरा दम फूल रहा था। लेकिन दोपहर भर मन इतना खिला खिला था कि उसकी सारी ज्यादतियां मैं सह गई। सच तो यह था कि मन यहाँ था ही नहीं, वह तो सतरंगी शाम की मनभावनी कल्पनाओं में डूबा हुआ था। घूमने जाने के प्रस्ताव मात्र से ही मेरा रोम रोम पुलकित हो गया था। अम्मा ने थोड़ा सा विरोध किया था तो मेरा मन एकदम खिन्न सा हो गया था, लेकिन अम्मा का विरोध बहुमत के सामने टिक नहीं सका था और फोन पर पापा ने सब तय कर दिया था। कार्यक्रम के अनुसार वे ठीक 5:30 अपने फुफेरे भाई के स्कूटर पर हमारे यहाँ आए थे। बार बार अपने को दर्पण में निहारती मैं पीछे की सीट पर जा बैठी थी और पता नहीं कौन सा गलत सुर छिड़ गया था और सारी शाम ही बेसुरी हो गई थी। मुझे डर लग रहा था कि पापा अगर कुछ पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगी, लेकिन पापा ही क्या, किसी ने भी मुझसे कुछ नहीं पूछा। यहाँ तक कि चाची भी उसके बाद मौन ही रही। शायद नाराज कर दिया था मैंने उन्हें। लेकिन दूसरे दिन शाम को भाई मेरे कमरे में आए और उन्होंने एकदम सीधे ही पूछ लिया, पम्मी कल क्या बात हुई थी, सच सच बता। भाई मुझसे सिर्फ 1.5 साल बड़े हैं, पर उनसे हमेशा ही डर लगता रहता है। उनके कठोर स्वर को अनसुना करके मैंने पूछा, आज आप क्लब नहीं गए? यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है पम्मी। शुड आई रिपीट द क्वेश्चन? जी नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। मेरे स्वर में भी तनाव आ गया था। लेकिन इससे पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या प्रदीप की बात उन लोगों से छिपाई क्यों गई? छिपाने का कोई प्रश्न ही नहीं था। फिर उन्हें बताया क्यों नहीं गया? कोई इस तरह का प्रसंग उठा ही नहीं। हाँ, अपनी ओर से प्रदीप का परिचय देना हम लोगों ने ठीक नहीं समझा। आपने जो भी समझा हो, पर वहां वालों ने तो यही समझा कि यह बात जानबूझकर उनसे छिपाई गई है। और कहते कहते मेरी आंखों के सामने सारा प्रसंग घूम गया और वे भर आईं। सिर्फ इतनी सी बात है, और कल सारी रात मेरा खून खौलता रहा कि उसने जरूर कोई बदतमीजी की होगी, तभी तो जल्दी लौट आई। और वह मुंह छिपाकर भाग गया। भाई के चेहरे का कसाव एकदम ढीला पड़ गया। थोड़ी देर तक वे कुर्सी की पीठ पर सिर टिकाए विचार मग्न बैठे रहे और फिर एकदम उठ खड़े हुए। समझ में नहीं आता, ये दोनों घुन की तरह कब तक इस घर को त्रासते रहेंगे। मैंने चौंक कर सिर उठाया, लेकिन तब तक वे बाहर जा चुके थे और उनकी बात हथौड़े की तरह मेरे कानों पर चोट कर रही थी। ये दोनों मतलब प्रदीप और चाची। प्रदीप का अर्थ है एक बेडौल मांसपिंड और 2 भावहीन आंखें। अनचाही संतान से मुक्ति पाने के लिए किए गए अम्मा के प्रयासों का भीभत्स परिणाम। 10 वर्ष तक उसकी अभिशप्त उपस्थिति को घर ने किसी तरह सहा, किंतु बाद में यह भार दिन पर दिन झेलना कठिन होता गया। तब अम्मा और चाची के विरोध को ताक पर रखकर पापा ने नर्सिंग होम का सहारा लिया था। पिछले 10 साल से 250 रुपये महीना बराबर इस मत पर खर्च हो रहा था।
जब से मेरी शादी की चर्चाएं चल पड़ी हैं, प्रदीप के आकारहीन अवयव और चैतन्य शून्य मस्तिष्क को लेकर कई बार अप्रिय प्रसंगों का सामना करना पड़ा है। इसीलिए इस बार ढुलमुल तरीके से उसका उल्लेख टाल दिया गया था। लेकिन शायद मनोज की बुआ जी को कहीं से भनक पड़ गई थी, इसलिए इतना जबरदस्त क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ था। पता नहीं क्यों प्रदीप को लेकर जब कोई बहुत पूछताछ करने लगता है तो मेरा गुस्सा धीरे धीरे उफनने लगता है। और एक है चाची, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है सबके लिए। होश संभाला है तब से उनकी सुडौल आकृति को घर भर में मडराते देखा है, उनके सुघड़ हाथों से घर को संवरते देखा है। बाल विधवा हैं, उनका वैधव्य सिर्फ उनके सूने ललाट से ही परिलक्षित होता है। बाकी उनका रहन सहन अम्मा की तरह ही है। पान खाने में और चटक रंग की चूड़ियां पहनने में तो वे अम्मा से भी बाजी मार ले जाती हैं। रिश्ते की इस निराधार महिला को अम्मा ने आश्रय दिया है। सिर्फ आश्रय ही नहीं, बड़ी बहन का स्नेह और ममत्व भी दिया है। भाई और मेरे जन्म के समय चाची ने घर बार बहुत अच्छी तरह से संभाला था। प्रदीप के जन्म के बाद तो जैसे उनकी उपस्थिति घर में आवश्यक हो ही गई। उस अर्ध विक्षिप्त विकलांग बच्चे को उन्होंने छाती से लगाकर पाला है। अब भी हर शुक्रवार को वे ही नियम से नर्सिंग होम जाती हैं और 5-6 घंटे उसके पास बैठी रहती हैं। चाची के लिए बचपन से ही ऐसी उठपटांग बातें सुनी हैं कि मन में एक कॉम्प्लेक्स सा आ गया है। बहुत छोटी थी तब तो कुछ समझ में नहीं आता था, पर बड़े होने पर हर रिमार्क एक कौतूहल जगा जाता। बुआ लोग कहती, बड़ी चाची चाची लगाए रहती है दिन भर। चाचा कहाँ मर खप गए, कुछ अता पता है? मामी और मौसी कहती, यह चाची अब भी विराजमान है। धन्य है, आदमी अपनी उम्र का ना सही बच्चों का तो ख्याल करता है। पता नहीं जीजी कैसे सह लेती हैं आप। नानी चाची के गोरे रंग को कोसती हुई अम्मा के सांवले सलोने रूप की जब तक बलैयां लेने लगती। अभी पिछले वर्ष एक परिवार बरेली से मुझे देखने आया था। सारे आदर सत्कार का जी भरकर उपभोग करने के बाद वर की माँ ने एक फुलझड़ी छोड़ी थी। लड़के तो दोनों आप पर गए हैं मिसेस प्रताप। लड़की लेकिन बिल्कुल गोरी चिट्टी है, अपनी चाची की तरह। इतनी भुनभुनाई थी अम्मा बाद में, मरी की आंखें फूट गई हैं। माँ काली कलूटी है तो क्या हुआ, बाप का सोने का सा रंग इसने नहीं देखा। भावी समधिन के प्रति अम्मा के ये अनादर भरे वचन सुनकर ही मैं समझ गई कि निर्णय अनुकूल नहीं है। एक निश्वास खींचकर रह गई थी मैं। लोग अगर अफवाहों का पल्ला पकड़कर ही घर में आना चाहें तो क्या उपाय है? असमंजस और उलझन भरी ये स्थितियां पल भर को मन उदास कर जाती, परंतु घर के भीतर पांव देते ही चाची का एक ही रूप याद रहता, उनका स्नेहमय रूप। जो लाड़ दुलार उनसे मिला, जो साज संभाल उन्होंने की, उसे यूं ही भुलाया नहीं जा सकता। घर की रौनक, घर की व्यवस्था उन्हीं के दम पे थी। उन्हीं के सहारे अम्मा घंटों पूजा पाठ करती रहती। साल में 2-2 बार नानी माँ के यहाँ हो आती। अपनी गृहस्थी का सुख उनके भाग्य में नहीं था, लेकिन अम्मा की गृहस्थी को उन्होंने निखार दिया था। अम्मा ने पढ़ पढ़कर किसी तरह उन्हें मेरे साथ हायर सेकेंडरी करवा दिया था। उसके बाद उन्होंने पढ़ाई को राम राम कर लिया। उनका मन घर गृहस्थी में ही रमता था। चाची और प्रदीप दोनों ही हमारे बहुत अपने थे, फिर भी ये हमारे वीक पॉइंट्स थे। इनका प्रसंग छिड़ते ही हम लोग तिलमिला जाते थे और इन प्रसंगों से बचने का कोई उपाय नहीं था। दोपहर के सन्नाटे को चीरती हुई कॉल बेल बज उठी। प्रसाद ने जाकर दरवाज़ा खोला और मेरे पास आकर फुसफुसाया, भाभी आई हैं। कौन भाभी? वही सामने वाली। तेरा दिमाग तो नहीं चल गया? मैंने बुरी तरह डांटा। दिमाग चलने जैसा इसमें क्या है? जब हम नागपुर वालों को जीजा जी कह सकते हैं तो। मैंने तकिया खींचकर उसे दे मारा। बचने की कोशिश में वह भागा और वीणा से बुरी तरह टकरा गया। सॉरी कहते हुए दोनों बहुत देर तक असमंजस में खड़े रहे और फिर प्रसाद बाहर चला गया। आओ वीणा, मैंने भरसक निरुत्साह जतलाते हुए कहा। तबीयत ठीक नहीं है दीदी?
उसने स्वर में मिश्री घोलते हुए पूछा। नहीं, ऐसी कुछ खास नहीं है। गर्मी की दोपहर में वैसे ही सुस्ती छाई रहती है। जीजा जी गए? इतना गुस्सा आया कि एक तकिया इसे भी दे मारूं। साड़ी पसंद आई आपको? साड़ी? ओह, वह तुम्हारी साड़ी ना। दरअसल उसे प्रेस करवाऊं या नहीं, इसी पसोपेश में अब तक पड़ी रही, लौटा नहीं पाई। हाय, लौटाने की ऐसी क्या जल्दी है दीदी? मैं तो बल्कि कह रही थी ललिता दीदी की शादी में भी इसे पहन डालिए। मेरा पूछने का मतलब यह नहीं था। मैंने पूछने का मतलब नहीं जानना चाहा। उसी ने बताया। हम लोग उस दिन सुपरमार्केट से 4 पीसेस लाए थे ना। 2 तो सिटी में जरी एम्ब्रॉयडरी के लिए दे दी है, एक पर गोटे के फूल टांगने हैं। केसरिया वाली साड़ी थी ना, अम्मा जी बोली इस पर तुम्हारी वाली बेल काट देना। कौन सी केसरिया साड़ी? मैंने आश्चर्य से पूछा। वह तत्परता से उठी और अम्मा के कमरे से वह साड़ी उठा लाई। उसका अधिकारपूर्ण आचरण देखकर मैं दंग रह गई। लगता है मेरे दहेज का सामान तुम्हारी ही देखरेख में तैयार हो रहा है, मैंने व्यंग किया। पर वह बेवकूफ लड़की इसे समझी ही नहीं, उल्टे शर्म से लाल पड़ गई। अपनी उबासी को रोकते हुए मैंने कहा, तुम बैठो वीणा, मैं चाय बना लाऊं। मैं बना लाती हूँ, आप बैठिए, आप तो अब हमारी मेहमान हैं, उसने जबरदस्ती मुझे बिठाते हुए कहा। फिर दरवाजे तक जाते हुए रुकी और पूछा, अम्मा जी लोग नजर नहीं आ रही? वे लोग प्रदीप को देखने गई हैं। लेकिन आज तो सोमवार है। प्रदीप को बुखार आ गया है, सुबह नर्सिंग होम से फोन आया था। ओह, पल भर को उसका चेहरा व्यथा से भीग उठा। उसकी सलज्ज हंसी धुंधली सी पड़ गई। क्या पागल लड़की है, मैंने सोचा। इस घर के सुख दुख के साथ इसने अपने को कैसे जोड़ लिया है। तुम्हारी बहू रानी आई थी दोपहर में, हम लोगों को चाय वाय बनाकर दे गई। शाम को मैंने अम्मा को छेड़ा। कौन? वीणा आई थी? सच, बड़ी समझदार और प्यारी लड़की है। बड़ी लिफ्ट दे रखी है तुमने अम्मा। तुम्हारे कमरे में बड़े मजे से घुसकर साड़ी वाड़ी निकाल लाई वह, मैंने तनिक तीखे स्वर में कहा। लेकिन अम्मा तो जैसे भाव विभोर हो गईं। अरे, सब उसी के हाथ का रखा हुआ है। आ जाती है तो मुझे कोई काम करने थोड़े ही देती है। मेरी समझ में तो अम्मा उसे 2 ही काम आते हैं, एक तुम्हारे आगे पीछे घूमना और दूसरे बात बात पर शर्माना। लेकिन कुछ लोगों को तो यह भी नहीं आता। प्रसाद पता नहीं कहाँ से टपक पड़ा था। एक आप हैं, जरा सा कोई छेड़ दे तो काटने दौड़ती हैं। आई एम श्योर देवर नंदों के बीच तुम बड़ी जल्दी पॉपुलर हो जाओगी। टेबल मैट को उंगलियों में फंसाकर घुमा रही थी मैं, वही मैंने प्रसाद को फेंक मारी, पर चाची ने बीच में ही उसे लपक लिया और दोनों को घुड़क दिया। यह क्या बचपना करते हो तुम लोग? प्रसाद जब हंसता हुआ दूसरे कमरे में चला गया तो चाची बोली, जीजी, कभी कभी मुझे भी लगता है तुम प्रवीण के साथ अन्याय कर रही हो। यह लड़की जरा भी उसके लायक नहीं है। तो मैंने क्या बात पक्की ही कर दी है? अम्मा खींची। तब तो यह वीणा के साथ भी अन्याय है। भोली भाली लड़की है, बेचारी का दिल टूट जाएगा। मैंने चौंक कर चाची की ओर देखा। कितनी दर्द में डूबी आवाज थी उनकी। उनका उतरा हुआ चेहरा देखकर जैसे कुछ याद आया। प्रदीप की तबीयत कैसी है? मैंने पूछा। चाची उठकर अपने कमरे में चली गईं। अम्मा ने ही धीरे से बताया, रात को बुखार हो आया था, पैरों पर भी सूजन आ गई है। एकदम क्या हो गया? क्या हो गया यह तो वही जाने, उन्होंने आकाश की ओर हाथ उठाकर कहा। वैसे डॉक्टर कह रहे थे गर्मी के कारण हुआ है। उस रात माहौल बड़ा उदास रहा। पापा हम भाई बहनों को लेकर प्रदीप को देखने गए थे। बुखार तो कम हो गया था, पर सूजन तब भी थी। बड़ी मुश्किल से प्रसाद को वहां सोने की अनुमति मिल पाई। उसका मेडिकल स्टूडेंट होना कुछ काम दे गया, और उसका वहां होना हम सबको राहत दे गया। ललिता की शादी में जाने का कार्यक्रम अम्मा ने स्थगित ही कर दिया। मुझे भाई के साथ भेजने का विचार था उनका, पर शादी और सगाई के बीच की असमंजस स्थिति में कहीं भी जाने का मुझ में उत्साह नहीं रह गया था। चाची बेचारी कहती रहीं, जीजी, यहाँ पर मैं तो हूँ, 2 दिन के लिए ही सही तुम हो आओ।
भाई साहब के एक ही तो लड़की है, जिंदगी भर को उलाहना रह जाएगा। लेकिन 2 दिन बाद जब प्रदीप की अवस्था बिल्कुल सामान्य हो गई, तभी अम्मा ने घर के बाहर पैर दिया। मामा जी ने बार बार लिखा था कि मेरे कोई काम करने वाला नहीं है, तुम्हारे दोनों लड़कों को ही सब संभालना है। लेकिन तब भी प्रसाद हमारे साथ नहीं आ सका। फाइनल था उसका और अगस्त में परीक्षा थी। भाई को भी बड़ी मुश्किल से राजी किया जा सका। शादी ब्याह की भीड़ भाड़ से हम भाई बहनों को एलर्जी सी ही है, लेकिन अम्मा हर बार डांट पिला देती हैं कि तुम लोग इस तरह करोगे तो कल को तुम्हारे यहाँ कौन आएगा। भाई घर से तो बड़े बेमन होकर चले थे, पर उनकी सारी उदासी इलाहाबाद में पहुंचते ही काफूर हो गई। आज़ाद नगर वाला मामा जी का घर मेहमानों से खचाखच भरा था, पर उस भीड़ में भी एक आकृति थी जो अलग से चमक रही थी, और वह थी ललिता की मौसेरी बहन सरिता। बिजली की गति से वह घर के सभी कामों में हाथ बटा रही थी। मामी जी ने चाय शरबत वितरित करने का काम हम दोनों को सौंप दिया था, लेकिन जिस तत्परता के साथ उससे प्रवीण भाई के लिए बार बार चाय नाश्ता बनवाया जा रहा था, वह सबके लिए विनोद का साधन बन गया था। अक्सर शादी ब्याह के घरों में इस तरह का एक शगुफा जरूरी होता है। ललिता तो ब्याही जा रही थी। सब लोगों के ख्याल से मैं भी बुक हो चुकी थी, इसलिए इस बात को खूब उछाला जा रहा था। अम्मा को सभी लोग छेड़ रहे थे। बहू रानी पसंद आई? अम्मा हंसकर रह जाती थीं। इस हंसी का कोई मतलब नहीं निकलता था मुझे, लेकिन लड़की बहुत भा गई थी। बड़ी ही शालीन और हंसमुख थी। संस्कृत में एमए थी, पर ढोलक पर बन्नी भी उतनी ही तन्मयता से गाती थी। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो सौंदर्य की रूढ़ परिभाषा में फिट नहीं बैठते, लेकिन फिर भी आंखों को बांध लेते हैं। भाई की ओर तो देखकर लगता था कि सरिता ने उनका मन भी बांध लिया है। शादी के 100 कामों के बीच भी भाभी जी इस योजना को आगे बढ़ाने का कुछ न कुछ बहाना ढूंढ ही लेती। मुझे विश्वास हो गया था कि भोपाल लौटने से पहले औपचारिक प्रस्ताव सामने जरूर आएगा, और मेरा अंदाज बिल्कुल सही निकला। विदा के दूसरे ही दिन की बात है। घर एकदम उदास लग रहा था। जिसे जहाँ जगह मिली थी सब लोग लेट गए थे और अपनी थकान मिटा रहे थे, लेकिन कोने वाले कमरे में बैठी मैं मुड़े तुड़े कपड़ों को सूटकेस में ठूंसने का असफल प्रयास कर रही थी, और हमें लौटना जरूरी था। अम्मा गर्मी से बेहाल नंगे फर्श पर लेटी आंचल से पसीना सुखा रही थी। भाई एक छोटी सी नोटबुक में सारा हिसाब दर्ज कर रहे थे जो उन्होंने खर्च किया था। तभी मामा जी आकर अम्मा के पास बैठ गए और बोले, तो जीजी क्या तय किया? किस विषय में? अम्मा ने अचकचाकर पूछा। सरिता के लिए पूछ रहा हूँ। तुम्हें पसंद है? मेरी पसंद से क्या होता है? प्रवीण से, प्रवीण के पापा से तो पूछ लो। प्रवीण को मुझ पर छोड़ दो, तुम अपनी कहो। तुम्हारी राय हो तो फिर प्रवीण के पापा की हिम्मत नहीं है कि ना कर दें। प्रवीण को पसंद है, उसी से पूछ लो। मामा जी ने कहा तो अम्मा ने भाई की ओर देखा। उन्होंने आंखें झुका लीं। लड़कियों की तरह शर्मा रहा है, मामा जी ने उसकी पीठ पर एक धौल जमाते हुए कहा, और बाहर चले गए। कुछ देर बाद अम्मा ने धीरे से पूछा, प्रवीण तूने हाँ कर दी है? मैंने हाँ या ना कुछ भी नहीं कहा है अम्मा। उन्होंने लड़की के बारे में राय पूछी थी तो उसमें तो 2 राय हो नहीं सकती। कम से कम मुझे तो उसमें कोई बुराई नजर नहीं आई, भाई ने तैश में कहा। यह आवेश उनके मन के चोर को और भी उजागर कर गया। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है अम्मा, तुम्हें पसंद ना हो तो मना कर देना, मुझे कोई परवाह नहीं है। और यह कहते हुए उन्होंने अपने सूटकेस का ढक्कन इतनी जोर से बंद किया कि क्षण भर हम लोग सन्न रह गए। अम्मा की आंखें अकारण भर आईं। बोले, लड़की तो बहुत अच्छी है रे, पसंद ना करने का कोई कारण ही नहीं है, लेकिन किसी नई लड़की को घर में लाने के ख्याल से ही मैं घबरा जाती हूँ। अब तुम्हारे लिए पुरानी लड़की कहाँ से लाऊं मैं? बहू जो भी आएगी नई ही होगी। और अम्मा ने एकदम पूछ लिया, तुझे वीणा कैसी लगती है प्रवीण? वीणा? वह सामने वालों की? हाँ,
जानी बूझी लड़की है, फिर घर में आती जाती रही है, सब कुछ देखती रही है। भाई एकदम उठ खड़े हुए। अम्मा, सरिता ना सही, दुनिया में और भी लड़कियां हैं मेरे लायक, लेकिन प्लीज वीणा का नाम मत लेना। फिर बाहर जाते हुए पल भर रुककर बोले, पता नहीं तुमने कभी मार्क किया है या नहीं, तुम्हारे छोटे सुपुत्र उसकी राहों में पलकें बिछाए रहते हैं। पता नहीं क्यों घर में पांव देते ही जैसे घटित अशुभ की सूचना मन को मिल गई थी। सारा घर जैसे भाएं भाएं कर उठा था। बाहर के बरामदे में लगे ऑफिस रूम में पापा अपने कागज देख रहे थे। बिना छुट्टी के, बिना बीमारी के पापा का घर में रहना ही जैसे सब कुछ बता गया था। चश्मा उतारकर उन्होंने एक बार हम लोगों की ओर देखा और फिर अपने ब्रीफ्स देखने लगे थे। उनका यह गहन मौन भी चौंका देने वाला था। तब तक आहट पाकर प्रसाद भी बाहर आ गया था। उसने मेरे और अम्मा के हाथ से सामान ले लिया और चुपचाप उसे भीतर ले गया। उसकी चुप्पी, उसके घर में होते हुए रेडियो की चुप्पी भी किसी अनहोनी की ओर ही संकेत करते थे। हॉल में सामान रखते हुए उसने आवाज दी, वीणा, अम्मा लोग आई हैं, चाय बना लाओ जरा। उसकी साधिकार वाणी पर चौंकने का होश भी नहीं था हमारे पास, क्योंकि बाम की शीशी हाथ में लिए जो वीणा सामने नजर आई वह हमेशा वाली शर्मीली वीणा नहीं थी। विषाद की गहरी रेखाओं ने उसकी लजीली मुस्कान को तिरोहित कर दिया था। वॉश बेसिन पर हाथ धोकर वह हम लोगों के लिए पानी ले आई थी और फिर चाय बनाने चली गई। इतनी देर बाद अम्मा का मुंह खुला। मंदा कहाँ है? उन्होंने कांपती आवाज में पूछा। प्रसाद ने आखिरी वाले कमरे की ओर संकेत किया। अम्मा, उनके पीछे भाई, उनके पीछे मैं उस कमरे में प्रविष्ट हुए। कमरे में पेन बाम की गंध भरी हुई थी और चाची आंख बंद किए हुए पड़ी थी। मंदा, अम्मा ने हौले से पुकारा और उनके सिरहाने बैठकर सिर पर हाथ फेरने लगी। चाची ने आंखें खोली। वे उठ बैठी और हम लोगों की ओर फटी फटी आंखों से देखती रहीं। कुछ कहने के लिए उनके होंठ फड़फड़ाते रहे। अम्मा ने खींचकर उन्हें अपने गले से लगा लिया और दोनों भरभराकर रो पड़ी। शोक का ऐसा आवेग जीवन में पहली बार देखा था मैंने। कभी सोचा भी न था कि प्रदीप घर को यूं सूना कर जाएगा। पिछले 10 वर्षों से तो खैर वह नर्सिंग होम में था ही, परंतु उसके पूर्व जब वह घर पर ही था तब भी उसकी उपस्थिति एक अभिशाप सी ही लगती थी। हमें तो ईश्वर के प्रति कृतज्ञ ही होना चाहिए था कि उसकी और हमारी यंत्रणाओं की इतिश्री हो गई। मातम कुर्सी पर जो लोग आते जा रहे थे वे भी दबी जुबान से इस बात की ओर संकेत करना नहीं भूलते थे। कई बार तो यह भ्रम सा हो जाता था कि लोग संवेदना प्रकट करने आ रहे हैं कि बधाई देने। फिर भी यह सच था कि प्रदीप जाते हुए इस घर की सारी रौनक, सारी खुशियां ले गया है। इस आघात को सबने अपने अपने ढंग से झेला था। प्रसाद एकदम बहुत गंभीर हो गया था और वीणा के और करीब आ गया था। भाई अब बैंक से लौटकर प्रायः अपने कमरे में ही बैठकर पढ़ते रहते। उनका बैडमिंटन बिल्कुल छूट सा गया था। पापा की गूंजदार आवाज, ठहाकेदार हंसी और कड़कती डांट फटकार भी जैसे अतीत की वस्तु बन गई थी। अम्मा के होठों पर आठों पहर खेलने वाले मीरा के पद मौन हो गए थे और चाची की खनकती हंसी और बचकाना शरारतें भी उदासी की धुंध में खो गई थीं। फिर भी अम्मा के संयम को देखकर दंग रह जाना पड़ता था। वे सुबह शाम रसोई में जुटी रहती, दिन भर मिलने वालों से निपटती और बाकी समय में चाची के पास बैठी रहती। अपनी इस बाल विधवा देवरानी की गोद में अम्मा ने एक खिलौना डाल दिया था। उसके अचानक खो जाने से चाची एकदम टूट गई थी। वे दिन भर अपने कमरे में पड़ी आंसू बहाया करती। मैं और अम्मा उन्हें बड़ी मनुहार के साथ 2-4 कौर खिला पाते थे। इस अनाहार के कारण वे बहुत अशक्त हो गई थीं और उनका स्वभाव बेहद चिड़चिड़ा हो गया था। कई बार वे इतनी कड़वी बात कह देती थीं कि मैं तो तिलमिला उठती थी, पर माँ का शांत सौम्य चेहरा वैसा ही बना रहता और मेरा मन उनके प्रति अपार करुणा से भर उठता। पता नहीं क्यों,
पर कभी कभी चाची का यह शोक औचित्य की सीमा लांघता सा प्रतीत होता। रविवार था उस दिन, पर हमेशा की तरह घर में हम लोग धमा चौकड़ी नहीं मचा रहे थे, बल्कि अपने अपने कमरों में दुपक कर पढ़ने का नाटक कर रहे थे। नटराज में मधुमती लग रही थी। कब से तरस रही थी मैं उसे देखने के लिए, और अब लगी भी तो ऐसे मौके पर कि अम्मा से पूछने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। पुरानी पिक्चर्स बड़ी मुद्दतों के बाद तो आती हैं, इस बार चूक गई तो फिर पता नहीं कब मौका मिलेगा। मैं अम्मा के पास जाने के लिए साहस बटोर ही रही थी कि वे ही मेरे कमरे में आ गई थीं। पम्मी, चाची के पास बैठ तो जरा, बाहर मिस्टर एंड मिसेस लाल आए हैं। 5-10 मिनट वहां बैठना पड़ेगा मुझे, उन्होंने कहा। उनकी आवाज से साफ लग रहा था कि वे इन मिलने वालों से ऊब गई हैं। सदा की मितभाषी अम्मा को इतना ज्यादा सोशल बनना सूट नहीं कर रहा था, पर मजबूरी थी। मैं चाची के पास आकर बैठ गई और उनके सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखती रही। रात से उन्हें बुखार था और इस समय कुछ ज्यादा ही लग रहा था। उनके सिरहाने बैठी मैं एकटक उन्हें देखती रही। उनका चंपई रंग इन 15 दिनों में ही एकदम फीका पड़ गया था। गुलाबी अधर पपड़िया गए थे और हंसती हुई आंखें गड्ढे में धंस गई थीं। जीजी कहाँ हैं? उन्होंने शायद 15वीं बार पूछा। मैंने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उसे ग्रहण नहीं कर पा रही थी। बुखार की ग्लानि में बस बार बार यही प्रश्न पूछ रही थी, जीजी कहाँ हैं? इस बार उनकी आवाज में हल्की सी गुर्राहट थी। अम्मा बाहर के कमरे में हैं, लाल साहब आए हुए हैं। मैंने जरा जोर से कहा ताकि मेरी आवाज उनके कानों तक पहुंच सके। उन्हें भीतर बुलाओ, उन्होंने उसी स्वर में आदेश दिया। अभी बुला देती हूँ, वे लोग बस उठने ही वाले हैं, मैंने मिमिया कर कहा। दरअसल मुझे डर लगने लगा था। एक बार नवरात्रि में किसी पर देवी आई हुई थी, उसकी आवाज भी ऐसी ही थी, तब भी मुझे ऐसा ही डर लगा था। लाल साहब की गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज आई और मैंने राहत की सांस ली। यह कठिन कर्तव्य अब मुझसे निभाया नहीं जा रहा था। चाची एकदम उठ बैठी और चीखी, उन्हें बुलाओ। किसे? मैंने घबरा कर कहा। लाल साहब को। बाहर ही से क्यों चले जा रहे हैं? मेरे पास क्यों नहीं आता कोई? लड़का मेरा मरा है, गोद मेरी सोनी हुई है, मेरे आंसू क्यों नहीं पहुंचता कोई? जीजी के पास क्या करने आते हैं सब लोग? उनका असंबद्ध प्रलाप, अस्तव्यस्त केश, अंगारे सी जलती हुई आंखें। मैं तो अम्मा के नाम की गुहार लगाती हुई भाग खड़ी हुई। कुछ ही देर में सारा घर उस कमरे में सिमट आया। प्रसाद और भाई दोनों मिलकर बड़ी मुश्किल से उन्हें बिस्तर में लिटा सके। उन्हें सन्निपात हो गया था और बुखार की बेहोशी में वे लगातार यही बक रही थी, लड़का मेरा मरा है, मेरे पास क्यों नहीं आता कोई? अम्मा, क्या यह सच है? क्लांत शांत चाची को प्रसाद के जिम्मे छोड़कर डॉक्टर सचदेव बाहर निकल आए थे, और उनके साथ हम लोग भी। पापा डॉक्टर साहब को कार तक छोड़ने चले गए थे और अम्मा रसोई में आकर चाय की तैयारी में जुट गई थी। मैं मेज पर कप प्लेटें लगा रही थी कि बिना किसी भूमिका के भाई ने एकदम पूछ लिया, अम्मा, क्या यह सच है? अम्मा ने एक बार नजरें उठाकर उनकी ओर देखा, फिर गैस की नीली लौ को अपनी आंखों में भरते हुए हौले से कहा, हाँ। क्यों किया यह अन्याय अपने साथ और हमारे साथ भी? भाई ने तड़प कर पूछा। अम्मा ने फिर एक बार आंख उठाकर उनकी ओर देखा, फिर धीमे किंतु दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी तुम्हारा भाई किसी कूड़े के ड्रम में दम तोड़ दे या अनाथालय की रोटियों पर पले। उसका जो हक था वह मैंने उसे दिया, बस। उनके इस उत्तर से प्रदीप एक बार फिर जी उठा था, लेकिन संदर्भ बदलते ही रिश्तों के अर्थ भी बदल गए थे। मन में एक कड़वाहट सी भर गई और लगा कि मृत्यु के बाद भी उसकी अभिशप्त छाया इस घर पर छा गई है। उससे कभी भी किसी भी दिन मुक्ति संभव नहीं है। 4-5 दिन बाद चाची का ज्वर भी उतर गया और वह उन्माद, वह आवेश भी। वे अब पहले से भी अधिक क्षीण हो गई थीं और दिन भर अपने कमरे में निश्चेष्ट पड़ी रहती। मैं और भाई उस कमरे का रुख भी नहीं करते थे,
लेकिन प्रसाद डॉक्टर की हैसियत से सुबह शाम उन्हें देख आता था। अम्मा के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया था। वे उसी तरह अपनी सारी व्यस्तता के बावजूद उनके पास बनी रहती। यूं चाची और अम्मा अक्सर रसोई में ही खाती रही हैं, पर आजकल रात के खाने पर जबरदस्ती अम्मा उन्हें मेज पर ले आती कि सबके बीच बैठकर वे कुछ खा लें। चाची कितना खा पाती थी यह वही जाने, लेकिन सबकी भूख जरूर तिरोहित हो जाती थी। एक रात इसी मनहूस चुप्पी के साथ हम लोग कौर तोड़ रहे थे कि चाची ने अचानक मुंह खोला, अब हम घर जाएंगे। हम सब चौंक पड़े। घर? अम्मा ने अस्फुट स्वर में कहा। हाँ घर। क्यों, हमारा क्या कोई घर नहीं है? जिसके लिए इस पाप कुंड में पड़े थे वह तो रहा नहीं, अब हमें यहाँ क्या करना है? विश्वास ही नहीं हुआ कि इतनी तीखी तिलमिला देने वाली बात हमारी चिर परिचित चाची ने कही है। सच तो यह था कि वे इन दिनों परिचित लगती ही नहीं थी। मंदा, बड़ी देर बाद पापा का गुरु गंभीर स्वर गूंजा। पाप पुण्य जिसने जो भी किया हो, लेकिन उसका आजीवन प्रायश्चित निर्मल कर रही है, इसे मत भूलना। एकदम कुर्सी पीछे सरकाकर आवेश में उठ खड़ी हुई वे। प्रायश्चित? किसने किया है प्रायश्चित? आपकी निर्मल ने। वह तो राजरानी बनी, करवा चौथ और संतान सप्तमी पूजती रही ठाठ से। पिसी तो मैं हूं इस घर में, एक गुलाम की तरह। अपने एहसानों का बोझ मुझ पर लाद कर जिंदगी भर के लिए खरीद लिया गया है मुझे। मेरा गांव, घर, परिवार सब कुछ छीन लिया और उसे नाम दिया है प्रायश्चित का। वाह! घर जाना चाहती हो ना? उसका इंतजाम हो जाएगा। भाषण बंद करो, पापा ने सख्ती से कहा और बाहर चले गए। बच्चों के सामने बेनकाब होने का एहसास उन्हें बहुत देर बाद हुआ था शायद। आंधी में घिरे पेड़ की तरह थर थर कांप उठी थी चाची की देह, रोष से या दुर्बलता से, वही जाने। अम्मा ने आगे बढ़कर उन्हें थाम लिया और सहारा देकर पास की कुर्सी पर बिठा दिया। वे तब भी चुप नहीं हुई थीं, कांपती आवाज में कहे जा रही थीं, मेरा बच्चा वहां अस्पताल में अकेला तड़पता रहा और मैं यहाँ पराए बच्चों के लिए खाना बनाती रही, कपड़े सीती रही, स्वेटर बुनती रही, सुबह से शाम तक खटती रही। किसने कह दिया मंदा कि ये बच्चे पराए हैं? अम्मा अपने उसी शांत स्निग्ध स्वर में बोलते हुए उनके सिर पर हाथ फेरती रहीं। क्या केवल जन्म देने भर से ये बच्चे मेरे हो गए? जिन्हें दिन रात एक करके तुमने इतना बड़ा किया, वे बच्चे क्या तुम्हारे नहीं हैं? क्या उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है? मुझसे पूछने से पहले अपने लाडलों की आंखों में झांक कर देखो जीजी। इतनी अंधी नहीं हूं कि नफरत भी न पढ़ सकूं। अगर तिरस्कार ही सहना है तो अपनों का सहूंगी, तुम्हारी देहरी पर क्यों पड़ी रहूं? उसके कहने भर से क्या हो जाता है? वहां कौन बैठा है उसका? किसके पास जाएगी वह? बिरादरी वाले नोच खाएंगे सो अलग। वह तो बेवकूफ है, हमें तो कुछ सोचना चाहिए, अम्मा ने थकी सी आवाज में कहा। भाई एकदम बिफर पड़े। इतना सब कुछ सुन लेने के बाद भी कुछ सोचने को रह गया है अम्मा? जितना तुम सह सकती थी तुमने सहा, जितना कर सकती थी तुमने किया। नाउ दिस इज द लिमिट। हमारे घर में अब उस औरत का निबाह नहीं हो सकता। जब तुम्हारे घर कोई आना चाहे उसे यह बात सुनाना प्रवीण। यह घर मेरा है, यहां तुम्हारा कानून नहीं चलेगा। भाई का तमतमाया चेहरा एकदम सिकुड़ कर रह गया। वे खिड़की से बाहर देखते हुए उदास स्वर में बोले, यह मैं अपने लिए नहीं कह रहा था अम्मा, तो मेरी वकालत करने की भी कोई जरूरत नहीं है, अम्मा ने उसी तीखे स्वर में कहा। और फिर एकदम अपने स्वाभाविक मृदु अंदाज में बोली, स्वार्थ या परमार्थ जो कुछ भी मेरे मन में रहा हो, मैं हाथ पकड़कर उसे इस घर में लाई थी। 20 साल बाद उसे यूं निराश्रित मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। इसे चाहे मेरा पागलपन समझो, चाहे जिद। अम्मा के स्वर की दृढ़ता किसी भी विरोध का सामना करने में समर्थ थी। रात चाची की बातों से वे बुरी तरह आहत हो गई थीं और सुबह उनका चेहरा 6 महीने के बीमार सा निकल आया था। इसीलिए हम लोग उन्हें घेर कर बैठ गए थे और चाची के निर्वासन की योजना बना रहे थे।
लेकिन हमारा सारा आवेश, सारा संताप, सारा तिरस्कार उनकी दृढ़ता से टकराकर चूर चूर हो गया था और हमें अब अपनी त्याग, तपस्या और संयम की प्रतिमूर्ति मां पर रोना आ रहा था। पूरी बात सुनोगे? उन्होंने हौले से पूछा। अम्मा की कहानी प्रारंभ हुई थी गोरखपुर से, जहां पापा वकालत करते थे। बहुत बड़ा सा घर था और घर में सिर्फ एक बीमार बूढ़ी सास थी। पापा सुबह 10 बजे के चले, आधी रात गए घर लौटते। अम्मा अकेली घर में फड़फड़ाया करती, कहीं ज्यादा आना जाना भी नहीं था। पापा का कितना समय कोर्ट में, कितना क्लब में और कितना और कहीं बीतता था, यह तब उन्हें पता नहीं था। वे तो बस एक आदर्श भारतीय नारी की तरह दिन रात प्रतीक्षा में बिछी रहती। अपने भयानक एकाकीपन को बांटने के लिए उन्होंने एक सहेली ढूंढ ली थी। वह थी मिसरानी की लड़की मंदा। बेचारी बाल विधवा थी और अम्मा से काफी छोटी थी, लेकिन उस किले नुमा घर में उसका सानिध्य ही उनके लिए बड़ा संबल था। शादी के साल भर बाद भाई का जन्म हुआ, फिर मैं, फिर प्रसाद। अम्मा शरीर और मन दोनों ही से इतना थक गई थी कि मंदा ना होती तो तीनों बच्चे शायद ठीक से पल भी न पाते। घर में नौकरों की ज्यादा आमद रफ्त पापा को पसंद नहीं थी, इसीलिए इतनी संपन्नता के बावजूद अम्मा को काफी काम अपने आप करना पड़ता था। मंदा का उन्हें बहुत सहारा था। उसे भी भाई भाभियों के तानों उलाहनों की तुलना में कोठी का शांत वातावरण अच्छा लगता था। स्नेह और सुविधा यहाँ दोनों मिलते थे। एक एकाकिनी नारी को इससे अधिक चाहिए भी क्या? प्रसाद के जन्म के महीने भर बाद ही दादी चल बसी। अम्मा का मन एकदम उचाट हो गया और वे इलाहाबाद चली आईं। सास की मृत्यु तो एक बहाना थी। दरअसल पापा की रास रंग की महफिलों की भनक उनके कानों तक पहुंच चुकी थी। मन उनका एकदम विरक्त हो गया था। 3-4 महीने वे अपनी माँ के पास बनी रहीं, लेकिन भाइयों की शंकालु दृष्टि, माँ के उल्टे सीधे प्रश्न और भाभियों की कानाफूसी ने उन्हें भान दिला दिया कि अधिक दिनों तक पीहर में रहना उन्हें रास नहीं आएगा। अपनी समस्याओं से उन्हें आप ही जूझना होगा। अपने दुख को उसी तरह मन में छिपाए वे वापस लौट आईं। बच्चे अपने घर में आकर किलक उठे और तब अम्मा को लगा कि वे उनके साथ कितना बड़ा अन्याय करने जा रही थी। नए सिरे से उन्होंने अपने को गृहस्थी की गाड़ी में जोत लिया। घर वही था, सारी सुख सुविधाएं भी वही थी। हाँ, सास का अभाव कभी कभी बहुत खलता था और इधर मंदा भी नहीं आ रही थी। उन्होंने 2-4 बार मिसरानी से कहा भी, काकी माँ, मंदा से बताया या नहीं कि हम आ गए हैं? मिसरानी रोज आश्वासन देती, रोज भूल जाती। हार कर अम्मा ने पूछना ही छोड़ दिया। फिर एक दिन रात में 11 बजे बूढ़ी मिसरानी बदहवास सी दौड़ती हुई आई और रोते हुए उनके पांव पकड़ लिए। मेरी बिटिया को बचा लो बहू रानी, लड़के उसके प्राण ले लेंगे। क्या हुआ? अम्मा ने घबराकर पूछा। मिसरानी ने जो बताया उसे सुनकर अम्मा का कलेजा कांप गया। मंदा के पेट में किसी का पाप पल रहा था। वह चुपके चुपके कई दिनों से दवाइयां खा रही थी, पर कोई असर नहीं हुआ। पता नहीं कैसे उसकी बड़ी भाभी को पता चल गया। उसने पति के कान में बात डाल दी और अब लगता है दोनों भाई मिलकर उसे मार ही डालेंगे। उस आदमी से तो पूछो, वह क्या कहता है? अम्मा ने कहा। एक आदर्श विवाह करवाने का श्रेय लेने के लिए वे कटिबद्ध थीं। किससे पूछें बहू रानी, बिटिया तो कहीं गई नहीं कभी। 8 पहर तो हमारे साथ रही है, कभी घर पर भी अकेला नहीं छोड़ा। कोठी पर भी हमारे साथ ही रही आई हमेशा। कोठी का नाम अम्मा को किसी चाबुक की तरह लगा। भीतर तक कांप उठी वे। सोते हुए बच्चों को चौकीदार के हवाले किया और पर्दे को ताक में रखकर वे मिसरानी के साथ चल पड़ी। अधमरी मंदा को तांगे में डालकर घर ले आईं। उनके ओजस्वी रूप के सामने सारा घर सहमा सा खड़ा रहा। किसी के मुंह से बात भी ना निकली। पापा उन दिनों किसी केस के लिए लखनऊ गए हुए थे। अम्मा ने दूसरे दिन मुंशी को बुलाकर उनके होटल का पता लिया और तीसरे दिन बच्चों को और मंदा को लेकर सीधे लखनऊ पहुंची।
पता नहीं उस समय मुझ में कहाँ की इतनी शक्ति आ गई थी। अम्मा बोली, इनके नाराज होने का भी तब डर नहीं रहा। ये तो हमें देखकर हक्का बक्का रह गए। मैंने दो टूक शब्दों में सारी बात समझा दी तो उन्हें भागने की भी राह नहीं मिली। बोले, यहाँ 20 लोग मुझे जानने वाले हैं, यहाँ तमाशा करने की जरूरत नहीं है। फिर हम लोग दिल्ली आ गए। 2-3 प्राइवेट डिस्पेंसरीज के दरवाजे खटखटाए, पर सब जगह एक ही उत्तर मिला, बहुत देर हो चुकी है, गर्भपात तो अब संभव नहीं है। परेशानी के उस माहौल में आशा की एक किरण दिखाई दे गई थी। एक नर्सिंग होम में आश्वासन मिला कि अनचाहा बच्चा वहां छोड़ा जा सकता है, उसकी व्यवस्था वहां हो जाएगी, अर्थात फीस उसकी भी होगी। हार कर वहीं एक होटल में डेरा डाल देना पड़ा। बच्चे की प्रतीक्षा करने के सिवाय कोई चारा नहीं था। मेरा आदर्शवाद का भूत बुरी तरह उतर चुका था और अपने ही में मैं बेतरह उलझ गई थी। एक एक दिन काटना दूभर हो गया था। इनकी झुंझलाहट मुझ पर उतरती सो अलग। गोरखपुर तो ये आते जाते ही रहे। मेरी बीमारी का बहाना बनाकर एक बार मिसरानी को भी साथ लेते आए। भाइयों से प्रताड़ित असहाय मंदा के लिए ममता से विह्वल हो जाने वाली मिसरानी होटल के गुदगुदे बिस्तर पर लेटी गर्भभार से शिथिल मंदा को देखकर शेरनी की तरह बिफर उठी और वाही तबाही बकने लगी। सब तरह के प्रलोभनों के बावजूद वह अपनी कलंकनी बिटिया के पास ठहरने को राजी नहीं हुई और उसने दूसरे ही दिन वापस जाने की मांग की। हम लोग वहां किसी प्रकार का हंगामा नहीं चाहते थे, इसलिए दूसरे ही दिन उसे वापस भेज दिया गया। जाते हुए वह हमसे कह गई कि उसके लिए मंदा मर गई है, अब हम लोग चाहे उसे कुएं में ढकेल दें चाहे तालाब में। मिसरानी खूब जानती थी कि हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे, इसीलिए निश्चिंत होकर अपने घर लौट गई। हम लोग चाहते तो नारी निकेतन या महिला सेवा सदन जैसी संस्थाओं से संपर्क साध सकते थे, पर नए सिरे से कोई प्रस्ताव रखने का मुझमें साहस नहीं था। इनसे बात करते भी डर लगने लगा था। नियत समय पर केवल ऑपरेशन से ही मंदा को मुक्त किया जा सका। 36 घंटों तक वह जीवन और मृत्यु के बीच झूलती रही। बच्चा इतना कमजोर था जैसे सूखी हड्डियों पर झुलसा हुआ चमड़ा लपेट दिया हो। आधा घंटे तक तो वह रोया भी नहीं और हम लोग खुश हो रहे थे कि चलो मंदा के कष्टों का और हमारी समस्याओं का अंत आ गया है। परंतु ईश्वर तो जैसे परीक्षा ले रहे थे। दूसरी सुबह को बच्चा एकदम नॉर्मल था और मंदा तेज ज्वर में तप रही थी। पिछले दिनों गुमसुम सी बनी रहने वाली मंदा बुखार की बेहोशी में अनर्गल बके जा रही थी। बार बार वह चीखती, खबरदार जो मेरे प्रदीप को हाथ लगाया, गला दबा दूंगी। और ऐसा कहते हुए उसकी आकृति सचमुच भयानक हो जाती। डॉक्टर और नर्सों के लिए उसे संभालना कठिन हो रहा था। पेट में ताजा घाव था, टांके टूटने का डर था, सलाइन लगी हुई थी सो अलग। 2 बार सुई मांस को नोचती हुई बाहर आ गई थी। उसे सुलाने की हर संभव कोशिश की जा रही थी और हर बार वह प्रदीप प्रदीप कहकर चीख पड़ती थी। बाहर बरामदे में एक स्टूल पर मैं बैठी हुई थी। उसकी चीखें मुझ तक आ रही थीं और मेरा मन कांप कांप जाता था। पता नहीं कब उसने अपने बच्चे का नामकरण कर लिया था, प्रवीण, प्रतिमा, प्रसाद और अब प्रदीप। तो क्या इन्हीं नामों के साथ, इन्हीं बच्चों के साथ अपने बच्चे को जोड़ने का स्वप्न उसने देखा था? उसका यह सपना क्या मैं निर्ममता से छीन पाऊंगी? उसकी अंतरात्मा से निकली शाप वाणी क्या मेरे सुख सौभाग्य को राख नहीं कर देगी? अब क्या होगा डॉक्टर? मैंने कातर होकर पूछा। मेरी राय तो यह है मैडम कि बच्चे को अभी माँ के पास ही रहने दें। 7-8 दिन से ज़्यादा वह जिएगा नहीं। इतनी ऊटपटांग दवाइयाँ खाई हैं उसने और अब उसका परिणाम बच्चा भुगत रहा है। 5-6 दिन की तो बात है, क्यों पाप मोल लेती हैं आप? जबरदस्ती करने पर शायद माँ के दिमाग पर बुरा असर पड़े। डॉक्टर की बात मानने के अतिरिक्त कोई चारा भी नहीं था। वैसे भी वे शायद जान गई थी कि इस बच्चे की व्यवस्था करना बड़ा कठिन होगा, इसीलिए कतरा रही थी।
पूरे 35 दिन अस्पताल में रहकर जब मंदा बाहर निकली तो उससे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। एक आध महीना और वहां रहकर हम लोग भोपाल इनकी मौसी के पास आ गए। प्रदीप को लेकर गोरखपुर लौटने का इन्हें साहस नहीं हुआ और इसके लिए ये आज तक मुझे क्षमा नहीं कर सके हैं। मौसी जी ने बहुत स्नेह से मेरा स्वागत किया। दिन भर मुझे कोसती कि चौथा बच्चा अगर आ भी गया था तो उसमें घबराने की क्या बात थी। क्या घर में दाल रोटी का अकाल था? सास के मरते ही इतनी आज़ाद हो गईं। वे दिन भर मुझे सुनाती रहती, पर प्रदीप के लिए उन्होंने कोई कोर कसर नहीं उठा रखी। डॉक्टर, वैद्य, हकीम सबके पास उसे ले गई। जिसने जो दवा बताई खुद बनाकर उसे पिलाई, खुद अपने हाथों मालिश करती। मंदा पर तो बहुत चिढ़ती। ऐसी मरी हत्या आया कहाँ से उठा लाई तू? काम की न काज की, शेर भर अनाज की। मंदा कुछ नहीं कहती, चुपचाप उन लोगों की देखभाल करती रहती। प्रदीप के 6 महीने का होते होते ही सब जगह से निराशाजनक उत्तर आ गए और हार कर मुझे निर्णय लेना पड़ा कि अगर यह अपंग बच्चा मुझे ही पालना है तो मंदा को मेरे साथ रहना पड़ेगा। दोनों को निकाल बाहर करने का अब प्रश्न ही नहीं था। अम्मा के त्याग और साहस की यह लोमहर्षक गाथा हम लोग सांस रोके सुनते रहे। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा निर्णय कैसे ले लिया उन्होंने, यही सोचकर आश्चर्य से अभिभूत होते रहे। उनके चुप होते ही मेरी नारी सुलभ जिज्ञासा जाग उठी। अम्मा, इतना बड़ा रिस्क लेते हुए तुम्हें डर नहीं लगा? चाची इतनी सुंदर थी और पापा? अम्मा हंसती, वही सरल निष्कपट हंसी जिसमें सारे संशय विलीन हो जाते हैं। बोली, एक उम्र होती है पम्मी जब सब कुछ सह लिया जाता है। जिंदगी का यह मोड़ हम दोनों के लिए नया था, पर कच्ची उम्र थी हमारी, इसीलिए निबाह हो गया। पर अब इतने सालों बाद उसे नए सिरे से जिंदगी शुरू करना पड़े तो वह सह नहीं पाएगी। मेरे लिए भी यह स्थिति झेलना कठिन हो जाएगा। तुम लोगों का क्या है? शादी के या नौकरी के बहाने कल को इधर उधर हो जाओगे। सुख दुख के साथी जो मेरे हैं उन्हें मेरे पास रहने दो। कौन सा तर्क, कौन सी दलील थी जो अम्मा के इस भावुक निवेदन के सामने ठहर सकती थी? जीवन फिर अपने पुराने ढर्रे पर लौट आया था। प्रसाद का कॉलेज, मेरी रूसी की कॉलेज, भैया का बैंक और पापा का कोर्ट, सब कुछ यथावत चल रहा था। पर लगता था इन सब का सुर खो गया है, लय टूट गई है। बरसात की 2-4 झड़ियों के बाद ही अम्मा का दमा हमेशा की तरह सिर उठाने लगा था। कभी कभी वे 2-2 दिन बिस्तर से नहीं उठ पाती थी। चाची ने यंत्रवत घर का चार्ज ले लिया था, पर अब उसमें भी पहले का सा रस नहीं था। उनकी खनकती आवाज़, चुहल भरी हंसी और मीठी झिड़कियां अब मौन हो गई थीं। एक अदृश्य सा संकोच था जो हम लोगों के बीच दीवार सा खड़ा हो गया था। भाई और प्रसाद अक्सर बाहर ही बाहर रहते, पर मेरे लिए तो यह संभव नहीं था। दूसरे अम्मा, कई बार तो अम्मा के नाजुक स्वास्थ्य को देखकर लगता कि उनका यह आदर्शवाद निरा स्वार्थ तो नहीं है, पर दूसरे ही क्षण अपने इस ओछेपन पर शर्म हो आती। शायद ईश्वर को ही हमारी इस निरानंद दिनचर्या पर दया आ गई। अगस्त की एक सुबह घर के वातावरण में कुछ माधुर्य घोल गई। उस दिन नागपुर से 2 चिट्ठियां आई थीं। एक मनोज के पिताजी का संवेदना संदेश था पापा के नाम, दूसरा मनोज का था मेरे लिए, जिसमें अपने आचरण के लिए बार बार क्षमा मांगी थी उन्होंने। लिखा था, उस दिन बहुत विषाक्त मन लेकर ही तुम्हारे यहाँ से आया था। तरह तरह की बातें सुनकर मन उद्विग्न हो गया था, पर प्रवीण भाई के पत्र से अब सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया है। उनकी साफ गोई का कायल हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि बात मुझ तक ही रहेगी। बड़ों को जज करने का अधिकार मेरा नहीं है। मन में अब कोई कलमश भी नहीं रहा। अपने पापा से कहो जल्दी से आकर तिथि का निश्चय कर जाएं। सब लोग प्रतीक्षा में हैं। अरसे बाद उस दिन घर में मीठा बना। खाने की मेज पर भाई और प्रसाद ने
कुछ लतीफ़ेबाजी भी की और हम लोग जी खोलकर हंस लिए। मन एकदम हल्का फुल्का हो गया, जैसे कोई भारी बोझ सिर से उतर गया हो। मैं तो दिन भर खुशी की तरंगों में तैरती रही। सुख के उस शिखर पर बैठकर घर की छोटी मोटी समस्याएं खिलौने सी नजर आ रही थीं। उस शाम पापा कोर्ट से कुछ जल्दी ही लौट आए और आए तो सीधे अम्मा के कमरे में। वे उस समय पलंग की पीठ से टेक लगाए बैठी थीं और मैं उनकी पीठ की धीरे धीरे मालिश कर रही थी। खुशी के आवेग में वे दिन भर दहेज का सामान उठा पटक करती रही थीं और अब उनकी सांस फूल गई थी। निर्मल, पापा ने आते ही कहा, मंदा का रिजर्वेशन हो गया है, 25 तारीख का मिला है, उससे कह दो अपनी तैयारी कर ले। अम्मा अवाक होकर उनका मुंह देखती रह गईं। इतनी जल्दी? उन्होंने अस्फुट स्वर में कहा। यह जल्दी नहीं है मैडम, बल्कि इट इज़ टू लेट। बरसों पहले ही यह काम हो जाना चाहिए था। उसकी राख तो ठंडी होने दी होती, अम्मा ने व्यथित होकर कहा। देखो निर्मल, इन बातों का कभी अंत नहीं होगा। कभी बच्चों के बारे में भी सोचा है तुमने? आज पम्मी की शादी हो रही है, कल लड़कों की होगी, घर में बहुएं आएंगी। तब जब तक वह जीता रहा मैंने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तो तुम्हारी जिद में कोई तुक नहीं है। जो जी में आए कीजिए, मुझे बख्शिए बस, अम्मा ने कहा और दीवार की ओर मुंह करके लेट गईं। ठीक है, मैं कह दूंगा। पम्मी, जाकर कहो मैंने बुलाया है, पापा ने आदेश दिया। उन्होंने जानबूझकर चाची या मंदा कुछ भी नहीं कहा। हम लोगों के सामने वे बड़े कॉन्शियस हो जाते थे। यह अप्रिय कर्तव्य करने के लिए मुझे उठना ही पड़ा। चाची कमरे में नहीं थीं, हॉल या आंगन में भी नहीं थीं। दुछत्ती की बरसाती में उन्हें खोजने जा ही रही थी कि जयपुरी जतले के मीठे धूधू स्वर ने मुझे उनका पता दे दिया। रसोई से लगे हुए स्टोर रूम में पहुंचकर देखा, पसीने से लथपथ चाची शक्कर पीस रही हैं। मुझे देखते ही हाथ रोककर बोली, पम्मी, आज शाम मेरे साथ संकट मोचन चलेगी? किस लिए? मैंने रुखाई से पूछा। प्रसाद चढ़ाना है। आज मंगल है ना? किस खुशी में प्रसाद चढ़ाया जा रहा है? मैंने व्यंग किया। उस दिन तू अकेली लड़ झगड़ कर लौट आई थी ना, उस दिन मैंने भगवान जी से विनती की थी कि हे बाबा जी, सब ठीक से निभा देना, 1.25 किलो के लड्डू चढ़ाऊंगी। उन्होंने हाँफते हुए कहा, बेचारे देर सवेर सुन ही लेते हैं। देख, आज मंगलवार है, आज ही मनोज की चिट्ठी आई है। सुनकर मन कैसा तो हो गया। चाची का यह सरल विश्वास हम लोगों के लिए मजाक का विषय था। उनके संकट मोचन हमारे लिए परिहास की वस्तु थे। फिर चाची के विश्वास की रक्षा के लिए परीक्षा की विकट घड़ियों में, बीमारी के कठिन दिनों में वे दौड़े चले आते थे। ऐसे असंख्य प्रसंगों की स्मृतियां मन को मत गईं। बड़ी मुश्किल से इतना ही कह पाई मैं, आपको पापा बुला रहे हैं। मेरे संदेश की अपेक्षा मेरा स्वर ही उन्हें व्याकुल कर गया। शंकाकुल स्वर में बोली, मुझे बुला रहे हैं? क्यों? आप ही चलकर पूछ लीजिए। पल भर पहले प्रसन्नता से उद्भासित उनका चेहरा उदासी की परतों में ढक गया। हथेलियों से घुटनों को सहारा देकर बड़ी कठिनाई से उठ खड़ी हुई। तब मैंने लक्ष्य किया कि चाची पहले से आधी भी नहीं रही। उनके जाने के बाद मैंने पापा के लिए चाय बनाई, ट्रे लगाई और सहमे कदमों से ऑफिस रूम की राह ली। पापा की दबंग आवाज बाहर तक आ रही थी। मैंने गजाधर को लिख दिया है, ऊपर के 3 कमरे तुम्हारे लिए साफ करके रखेगा वह। एक मेहरी का इंतजाम भी करने को लिखा है। बाकी सारा काम गजाधर ही देख लेगा। 5,000 मैंने तुम्हारे नाम जमा करवा दिए हैं, वे वहां ट्रांसफर हो जाएंगे। प्रसाद साथ जा ही रहा है, सब व्यवस्था करके ही लौटेगा। साल 6 महीने में कोई ना कोई आकर देख ही जाएगा। पापा कुछ देर रुके, शायद चाची की प्रतिक्रिया जानना चाहते थे, पर मुझे उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। कुछ क्षण बाद उन्हें ही बाहर निकलते देखा। वे जैसे नींद में चल रही थीं। मैं दरवाजे के पास ही ट्रे लेकर खड़ी थी, पर उन्होंने जैसे मुझे देखकर भी नहीं देखा।
पापा की चाय रखकर लौटी तो देखा वे हॉल के दरवाजे से लगी निस्पंद खड़ी हैं। हॉल से निकलकर कुछ देर वे बरामदे में खड़ी रहीं, फिर आंगन में तुलसी चौरे के पास कुछ देर खड़ी रहीं, फिर पिछवाड़े के दरवाजे से बगिया में निकल गईं। बगिया के सिरे पर एक छोटा सा कुआं था। उसका ध्यान आते ही मैं तीर की तरह भागी, लेकिन दरवाजे में ही ठिठक कर रह गई। सामने मौल सीढ़ी के नीचे घुटनों में सिर दिए चाची बैठी थीं। निःशब्द रुलाई के भार से उनकी आकृति रह रहकर हिल उठती थी। उनकी वे दबी घुटी सिसकियां मेरे मन पर हथौड़े की तरह चोट कर रही थीं। मुझे वे हजारों प्रसंग याद आए जब अम्मा की अनुपस्थिति से घबराकर या भाइयों से पिटकर या पापा की डांट खाकर मैं रोती हुई उनके पास पहुंचती थी। उनकी ममता भरी गोद में मुझे आश्रय मिलता था और आज उनके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। उफ, कितनी एकाग्नि है यह नारी। भाई, पिता, पुत्र, इतने बड़े संसार में कोई भी तो नहीं है इसका। अकेलेपन का यह भयानक एहसास क्या इसे खा नहीं जाएगा? मैं दौड़ी हुई अम्मा के कमरे में गई और हाँफते हुए कहा, अम्मा, चाची को तो देखो, क्या हुआ? अम्मा एकदम घबरा उठी। बगिया में बैठी रो रही हैं। मैंने कहा, मेरा अपना गला भी भर आया था। रो रही है? अम्मा ने हड़बड़ाकर कहा और लड़खड़ाते कदमों से चल पड़ी। मेरा ख्याल था वे बगिया की ओर जाएंगी, पर वे सीधे ऑफिस रूम में पहुंची। मंत्र मुग्ध सी मैं भी पीछे पीछे चल दी। कमरे के भीतर जाने का साहस मुझ में नहीं था, पर सुनने का मोह भी संवरण न कर सकी। बरामदे में पक्षकारों के लिए बिछी हुई बेंच पर ही मैं बैठ गई। मंदा के टिकट कहाँ हैं? अम्मा ने छूटते ही पूछा। क्यों, अब ऐसी क्या जरूरत आ गई? अभी तो तुम्हारे पास बात करने की भी फुर्सत नहीं थी। टिकट दीजिए, अम्मा ने पापा का व्यंग अनसुना करके कहा। उनकी आवाज में किसी टिकट चेकर का सा ही रौब था। दराज खोलने की आवाज आई और दूसरे ही क्षण पापा चीख रहे थे। पागल हो गई क्या? टिकट क्यों फाड़ दिए तुमने? जानती हो फर्स्ट क्लास के टिकट थे दोनों। इतनी आसानी से आप उसे घर से नहीं निकाल सकते, अम्मा ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा। निकाल कौन रहा है? तुम क्या समझती हो दया धर्म का सारा ठेका तुम्ही ने ले रखा है और सब लोग विवेक शून्य हैं। उसे कहीं भेज भी रहा हूं तो उसे पूरी व्यवस्था के साथ ही भेज रहा हूं, समझी? जब उसकी यहां रहने की इच्छा नहीं है तो जबरदस्ती रोकने से फायदा? किसने कहा कि उसकी इच्छा नहीं है? उसी ने कहा है और बहुत कड़े शब्दों में कहा है। इतनी जल्दी भूल गई तुम? दुख में, गुस्से में कई बार मनुष्य कुछ भी अनकही कह जाता है। उस पर क्या कोई ध्यान देता है? मैंने भी कई बार घर छोड़ना चाहा है, बहुत कड़वे शब्दों में अपनी इच्छा व्यक्त की है, पर मेरा टिकट तो कभी नहीं लाए आप। तुम तो पागल हो गई हो। तुम्हारा और उसका अधिकार क्या एक ही है? दोनों में क्या कुछ भी अंतर नहीं? यही तो पूछ रही हूं कि क्या अंतर है। बच्चे अगर ऐसा कहते हैं तो उन्हें क्षमा किया जा सकता है, लेकिन आप तो न कहिए। बताइए, ऐसा कौन सा कष्ट है जो उसने आपके लिए, आपके घर के लिए, आपके बच्चों के लिए नहीं उठाया है? दुर्भाग्य उसे हमारे बीच फेंक गया था, पर अपना सारा दुख पीकर वह अच्छे बुरे सभी क्षण में छाया सी मेरे साथ बनी रही। इतना कहते कहते अम्मा बुरी तरह हाँफ गई थी। बताइए, ऐसा कौन सा सुख मैंने आपको दिया है जो उसने नहीं दिया? फिर भी उसे दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देंगे। उसके बाद कमरा नीरवता में डूब गया। केवल दीवार की घड़ी की टिक टिक भर सुनाई देती रही। मैंने धीरे से झांक कर देखा, पापा की बड़ी सी मेज पर निढाल होकर अम्मा ने अपना सिर डाल दिया है। पापा दोनों हथेलियों पर चेहरा थाम एकटक उन्हें देखे जा रहे हैं। पता नहीं वह मेरी साड़ी की सरसराहट थी या चूड़ियों की खनक। पापा ने मेरी चोरी पकड़ ली। आवाज देकर बोले, मम्मी, जरा अपनी अम्मा को सहारा तो दो, बिस्तर पर लेट जाएं जाकर। चलो अम्मा, मैंने धीरे से उनका कंधा छूकर कहा। उन्होंने सिर उठाकर देखा, एक बार मेरी ओर, फिर पापा की ओर।
फिर धीरे से कुर्सी पीछे खिसकाकर उठ खड़ी हुई। मैंने उन्हें थामना चाहा, पर उन्होंने इशारे से मना कर दिया। दरवाजे तक गईं, फिर पलटकर खड़ी हो गईं। पापा की ओर सीधे देखते हुए बोली, देखिए, मैंने आपके बहुत अत्याचार सहे हैं, लेकिन यह नहीं सहूंगी, कहे देती हूँ। फिर पलटकर अपनी उसी डगमग चाल से कमरे की ओर चली गईं। बाहर चढ़ती भादों का आकाश खूब घिर आया था। लगता था किसी भी क्षण बरस जाएगा। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।